नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को 2024 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन एकता का दावा कर रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी दाव पेचों में देखें तो यहाँ इंडी में फूट साफ नजर आई और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी न सिर्फ एक दूसरे की मुसीबतें बढ़ाती दिखीं, बल्कि अब ये फूट 24 में भी गठबंधन की चुनावी चाल पर असर डाल सकती है। अब नतीजे ही बताएंगे कि आखिर गठबंधन की गांठ खुलेगी या और मजबूत होगी। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव का रण सिर्फ इन राज्यों की राजनीति का टेस्ट नहीं, बल्कि ये तमाम दलों के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का लिटमस टेस्ट भी है। इन राज्यों के नतीजे तय करेंगे कि आखिर चुनाव से पहले जो खेमेबंदी और गठबंधन वाले सियासी दांवपेच खेले गए, उनका कितना फायदा और कितना नुकसान रहा। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इंडिया गठबंधन की गांठ शुरुआत में ही खुलती दिखी थी। एसपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। यहाँ तक कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के नेताओं को खुलकर कोसा, तो कांग्रेस ने भी करारा जवाब दिया। मध्य प्रदेश में एसपी ने कांग्रेस को चुनौती दी, तो अब कांग्रेस भी यूपी में सभी 80 सीटों पर एसपी की मुश्किलों को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी द्वारा कांग्रेस के खिलाफ उतारे गए प्रत्याशियों के बाद अब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी 80 में से 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारियां तेज कर दी हैं। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के आने वाले नतीजों के बाद एक नई रणनीति के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। हालांकि दोनों ही दल इंडिया गठबंधन का अहम हिस्सा है, तमाम बैठकों और रणनीति बनाने में साथ रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश चुनाव की तल्खी अब न सिर्फ दोनों दलों को दूर कर रही है, बल्कि साफ है कि मध्य प्रदेश चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि आखिर गठबंधन की उम्र कितनी होगी। गठबंधन के नाम पर धोखा खाने के बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता सबने मेहनत करके बहुत अच्छा चुनाव लड़ा है। 10 से 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी सीधी लड़ाई में है और इसके नतीजे में कितनी भी सीटें आए ये तो जनता बताएगी, लेकिन बहुत अच्छा चुनाव लड़ा गया है और मुझे भरोसा है कि अच्छा परिणाम भी यहाँ देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के नतीजों का कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश की अलग राजनीति है, अलग तरह का जनाधार है। जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में, उसी तरह कमोबेश स्थिति समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश में थी। हमारी उत्तर प्रदेश की पूरी तैयारी है और उत्तर प्रदेश का के गठबंधन का और सीट बंटवारे का मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों से कोई लेना देना नहीं। देखिए उत्तर प्रदेश में हम मजबूती के साथ अपना संगठन निर्माण कर रहे हैं और 80 सीटों पर हमने अपने कार्यकर्ताओं को लगाया है कि आप सीटों पर तैयारी करिए। अभी बहुत दिन नहीं हुआ है, 2009 के चुनाव में हम उत्तर प्रदेश में अच्छा परफॉर्मेंस किए थे और उत्तर प्रदेश में एक बड़ी पार्टी के तौर पर थे। रही बात पिछले 5 साल की, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में किसानों के सवाल पे, नौजवानों के सवाल पे, महिलाओं के सवाल पे कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है और आने वाले 2024 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी अधिकतम सीटों पर मजबूती के साथ लड़ेगी, इंडिया अलायंस के साथ लड़ेगी। सीटों का बंटवारा जो है वो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं की यह मंशा है कि कांग्रेस पार्टी अधिकतम सीटों पर चुनाव लड़े। हम बहुत सारी सीटें हैं जहां पर हम इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं उनसे ज़्यादा मजबूत हैं, उनसे ज़्यादा ताकतवर हैं। एक तरफ इंडी गठबंधन के दल एकता और एकजुटता के दावे कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अकेले लड़ने के प्लान बी को भी मजबूती के साथ तैयार कर रहे हैं। ऐसे में साफ है कि ये पार्टियां दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश कर रही है, ताकि नतीजों के बाद तय करने में आसानी हो। जहां फायदा दिखे उस तरफ का रुख किया जा सके। इस दौरान अगर कांग्रेस के पक्ष में फैसला विधानसभा चुनाव का आता है तो कांग्रेस किसी भी सूरत में, अगर उत्तर प्रदेश में गठबंधन की संभावना बनती है तो किसी भी स्थिति में 25 सीटों से कम पर चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आएगी। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस लगातार उत्तर प्रदेश में चाहे किसानों हों, युवाओं हों या महिलाओं के मुद्दे को
उठा रही है, जिसके चलते उसका संगठन मजबूत हुआ है और कांग्रेस भी उतनी ही मजबूत है जितनी सपा और बसपा। अगर बात करें तो 2009 में समाजवादी पार्टी और बसपा से ज़्यादा सीटें कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में थी। ऐसे में 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी सत्ता में रही, लेकिन उसके बावजूद आज अगर कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में 1 लोकसभा सीट है तो समाजवादी पार्टी की भी लोकसभा सीटें सिर्फ 3 हैं। ऐसे में किसी भी कीमत पर 25 सीटों से कम पर समझौता होता हुआ नजर नहीं आएगा। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी नए वोटरों को पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है। बीजेपी संगठन ने लक्ष्य रखा है कि 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर बनाए जाएं और उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। बीजेपी के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में इस अभियान को तेजी से सक्रिय किया जा रहा है और 1,65,000 बूथों पर इस मुहिम को लक्ष्य तय कर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर आज लखनऊ में अवध और पश्चिम क्षेत्र के पदाधिकारियों और विधायकों और सांसदों को 24 के लक्ष्य और यूपी फतेह का मंत्र दिया गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी तैयारी के मूड में रहती है। अब 24 का रण करीब आ रहा है तो पार्टी ने न सिर्फ फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है, बल्कि यूपी में इसे लेकर धरातल पर तेजी से काम भी शुरू हो गया। संगठन की मजबूती हो या फिर वोटर से संवाद, पदाधिकारियों को सियासी मंत्र हो या फिर आखिरी बूथ तक पार्टी की रणनीति लागू करना, बीजेपी संगठन तेजी के साथ काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी इसके लिए तमाम तरह की बैठकें कर रही है और पूरे उत्तर प्रदेश में तमाम चुनावी अभियान संचालित कर रही है। लखनऊ में इसी को लेकर वोटर चेतना अभियान की शुरुआत की गई है। अवध और पश्चिम क्षेत्र को लेकर बैठक, वोटर चेतना अभियान पर अहम चर्चा, नए वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने की मुहिम, सभी संगठन क्षेत्रों में चलेगा बीजेपी का अभियान, हर बूथ पर 20,000 नए वोटर्स जोड़ने की मुहिम। बीजेपी ने न सिर्फ इस अभियान को लेकर अपने हर संगठन क्षेत्र में सक्रियता बढ़ा दी है, बल्कि संबंधित क्षेत्र के पदाधिकारियों, विधायकों और सांसदों के साथ रणनीति पर मंथन कर हर बूथ पर कम से कम 20,000 नए वोटर्स को बीजेपी से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। लगातार 6 बार से सांसद हूँ, तो हमने जो वायदा किया था वो सारे के सारे हम पूरे करके आए, चाहे अयोध्या का मामला हो, चाहे काशी का मामला हो, चाहे मथुरा का हो, या जो हमारे एजेंडे में नहीं था उनको भी हमने पूरा किया है। तो आप देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। हमारे अवध क्षेत्र की बैठक है। अवध क्षेत्र के सभी जनपदों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, हमारे विधायक, सांसद, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को इसमें बुलाया गया है। कुल मिलाकर के ये बैठक वोटर चेतना महाअभियान को लेकर के है। आप जानते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ किया गया है। चुनाव आयोग हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को रिवाइज करती है और उसमें से जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ने की व्यवस्था, जो मृत मतदाता हैं उनको काटने की व्यवस्था, या कोई संशोधन है किसी के अंदर तो वो संशोधन करने की व्यवस्था भी चुनाव आयोग कराता है। इसी के लिए ये मतदाता सूची का पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग के द्वारा चला है। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने को एक राष्ट्रीय दायित्व को समझते हुए, अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को समझते हुए, क्योंकि जब मतदाता सूची अच्छी होगी, सुदृढ़ होगी, तो अधिकतम प्रतिशत का मतदान होगा और जब मतदान प्रतिशत अच्छा होगा तो अच्छा स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण होगा और हम एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र के निर्माण के लिए हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। इसी में हम अपना सहयोग करने के लिए सारे कार्यकर्ता यहाँ आज इकट्ठा हुए। मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने के काम में लगी हुई है। बीजेपी संगठन ने लक्ष्य रखा है कि 2 करोड़ से ज्यादा नए वोटर्स बनाए जाए और उनको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाए। बीजेपी के सभी 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में इस अभियान को तेजी से सक्रिय किया जा रहा है और 1,65,000 बूथों पर इस मुहिम के लक्ष्य को तय कर आगे बढ़ने का काम किया जा रहा है ताकि 24 के चुनावी रण की तैयारियों में कहीं कोई कमी बाकी न रहे।
भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ से ज्यादा नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने पर काम कर रही है। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी वोटर चेतना अभियान संचालित कर रही है। ये वोटर चेतना अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी नए वोटरों को बनाएगी, उनके नाम वोटर लिस्ट में ऐड कराएगी और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी इन नए वोटरों को भारतीय जनता पार्टी संगठन से भी जोड़ेगी। बीजेपी की ये कोशिश है कि हर बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के नए वोटरों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, उन्हें पार्टी की रीति नीति से अवगत कराया जाए और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको लोकसभा चुनाव में प्रशिक्षित कर उनको उतारा जाए चुनावी समर में। ये भारतीय जनता पार्टी इस अभियान में जुट गई है। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में वोटर चेतना महाअभियान की बैठक हुई और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अवध क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक, योगी सरकार में मंत्री जो अवध क्षेत्र से आते हैं, इसके अलावा जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहे। कैमरामैन शरद के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज 18 लखनऊ। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर मानवता का मंदिर है, संस्कृति सदाचार का मंदिर है। वहीं पर यतीन्द्रानंद गिरी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने विपक्ष को नसीहत दी है कि वो आस्था पर राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि विपक्ष को भगवान सद्बुद्धि दे ताकि वो ऐसी बात न कर सकें। ये केवल राम का नहीं, ये धर्म का मंदिर है, मानवता का मंदिर है, सभ्यता का मंदिर है, संस्कृति का मंदिर है, सदाचार का मंदिर है और ये वास्तव में देखा जाए तो मानवता का मंदिर बनने जा रहा है। विपक्ष को अगर अब भी सद्बुद्धि आ जाए, मैं तो भगवान श्री राम से यही प्रार्थना करूंगा कि विपक्ष को सद्बुद्धि दें, जिससे वह भी इस देश, समाज, राष्ट्र के लिए कुछ सोचना शुरू करें और बोलना शुरू करें। और बीजेपी पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने पलटवार किया है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा ओबीसी का विरोध किया है, बीजेपी ने राम मंदिर पर राजनीति की है और कांग्रेस भगवान राम पर राजनीति नहीं करती। अगर किसी वर्ग को न्याय मिले, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनगणना करा ली जाए, फिर उसके बाद देश के संसाधन जो है वो किसी से ले तो कुछ रहे नहीं, और अगर वो कराना गलत लग रहा है तो मैं निश्चित रूप से यही कहूंगा कि ओबीसी का विरोध भारतीय जनता पार्टी के सर चढ़कर बोल रहा है। आपने की हमेशा भगवान राम को पोलिंग बूथ तक ले जाकर पोलिंग बॉक्स में पहुंचाने का काम भाजपा ने किया। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम में आस्था रखते हैं, पर राजनीति में लाए इसका विरोध करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध पर भी टिप्पणी की और कहा कि निर्दोष लोगों की हत्या गलत है। प्रधानमंत्री ने कहा, हम सभी के सामने है कि पश्चिमी एशिया क्षेत्र में हो रही घटनाओं की वजह से नई चुनौतियां उभर रही हैं। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए आतंकवादी हमले की निंदा की। हमने संयम भी बरता है, हमने बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया। हम इजरायल और हमास के बीच युद्ध में सामान्य नागरिकों की मौत की भी कड़ी निंदा करते हैं। सबका साथ और सबका विकास जरूरी है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि पश्चिम एशिया क्षेत्र की घटनाओं से नई चुनौतियां उभर रही है। भारत ने 7 अक्टूबर को इजरायल में हुए जघन्य आतंकी हमले की निंदा की है। हमने रिस्ट्रेंट के साथ ही डायलॉग और डिप्लोमेसी पर भी जोर दिया है। इजरायल और हमास के कॉन्फ्लिक्ट में सिविलियंस की मौत की हम कठोर निंदा करते हैं। राष्ट्रपति महमूद अब्बास जी से बात कर हमने फिलिस्तीन के लोगों के लिए मानवीय सहायता भी भेजी है। ये समय है जब ग्लोबल साउथ के देश ग्रेटर ग्लोबल गुड के लिए एक स्वर में बात करें। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के लिए हम सब मिलकर 5 Cs के साथ आगे बढ़ें।
खबरें लगातार जारी हैं, वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का।